आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपीएसआई के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण का पहला भाग लेकर आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बता दें कि इन दोनों परीक्षाओं के साथ साथ ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और इसकी कुल मिला के 7 वीडियो अपलोड की जाएगी, जिसमें से ये पहला भाग है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। संधि, तो संधि क्या होती है? तो संधि मतलब कि जोड़। जैसे कि पहले जो युद्ध होता था उसके बाद संधि होती थी, तो संधि मतलब कि आप जोड़ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको संधि और समास में एक चीज़ का अंतर समझना होगा। जो समास होता है उसमें भी जोड़ होता है, संधि में भी जोड़ होता है। लेकिन संधि में क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब कि अक्षर, इनका मेल होता है, लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है। तो यह एक कॉमन अंतर है और आप इसे अच्छे से समझ लेंगे कि समास में शब्दों का मेल होता है लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है। तो संधि में होता क्या है कि जब दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं मिल करके एक नया परिवर्तन लाते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। संधि का परिभाषा कई बार पूछा गया है, जहाँ पे रिटन एग्जाम होते हैं, जैसे किसी का मेंस हो रहा है तो वहाँ पे पूछा जाता है संधि के बारे में बताइए। तो संधि के बारे में यही है कि यह दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल होता है और वहाँ पे अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम कहेंगे संधि। जैसे कि यहाँ पे देखिए सत धन आनंद, सत है और इसके साथ जब आनंद को जोड़ा गया है तो बन गया है सदानंद। कितना परिवर्तन हो गया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें का त जो कि हलंत है, आधा त है, और इसमें का अ दोनों मिलकर के बना दिए हैं द, यानी कि आधा त था, उसके बाद अ आया, मिलकर के बन गया द। तो एक नया वर्ण बन गया, मतलब कि यहाँ पे संधि हुई है। इसी तरह सम धन तोष, तो ये हो गया संतोष। इसी तरह आप देखेंगे देव धन इंद्र, ये हो गया देवेंद्र। भानु धन उदय, ये हो गया भानुदय। तो ये हो गई संधि। संधि मतलब कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं संधि। अब देख लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार मतलब कि स्वर संधि पहली, व्यंजन संधि दूसरी, विसर्ग संधि तीसरी। अगर बात करें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तो उसमें स्वर संधि के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यंजन और विसर्ग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन स्वर संधि के अपेक्षा इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो अगर आप देखेंगे तो संधि के लिए पार्ट 1 होगी। इसमें हम केवल और केवल स्वर संधि को कवर करेंगे। एक वीडियो और उपलब्ध है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप दूसरी वीडियो देख पाएंगे जो कि व्यंजन और विसर्ग संधि के लिए उपलब्ध है। तो जैसा कि आपने देखा कि संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन परीक्षा में स्वर संधि ज़्यादा पूछी जाती है। तो आज के इस वीडियो में स्वर संधि को ही देखेंगे। अब बात करते हैं स्वर संधि की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्वर क्या होता है। तो आपने सुना होगा स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन 2 चीज़ें होती हैं। तो स्वर में क्या होता है कि जो अ, आ, ये सब आते हैं, इसको हम स्वर कहते हैं। इसके अलावा व्यंजन में जो क, ख, ग, घ, अज्ञातक है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो आपने देख लिया कि स्वर में क्या होता है कि अस, आ, ई, उ, जो ये स्वर है। तो अगर स्वरों के साथ स्वर का मेल होता है, मतलब कि जो प्लस का चिन्ह है उसके पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, तो इस तरह में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसे हम कहेंगे स्वर संधि। इसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। तो ये होता है स्वर संधि जिसमें कि प्लस के आगे भी स्वर आना चाहिए, प्लस के बाद भी स्वर आना जरूरी है। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, विद्या, इसमें लास्ट में आ है, विद्या के लास्ट में आ है और प्लस, इस प्लस के बाद फिर से आ है, यानी कि इस प्लस की दोनों तरफ आ है, तो दोनों स्वर हैं। तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। और उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि मुनि धन इंद्र, यानी कि इसका हो जाएगा मुनिंद्र। और इसी तरह श्री धनीश, इसका हो जाता है श्रीष। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस के दोनों तरफ ई है, दोनों स्वर हैं, यानी कि यह स्वर संधि है। श्री धनीश,
तो यहाँ पे प्लस के पहले श्री स्वर है, उसके बाद भी स्वर है, तो यहाँ पर भी यह भी स्वर संधि हो गया। गुरु धन उपदेश, तो प्लस के पहले स्वर है, उसके बाद भी स्वर है, यानी कि यह भी एक स्वर संधि ही है। अब देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि की कुल मिला के 5 प्रकार होते हैं, जो कि परीक्षा में फ्रिक्वेंटली कई बार पूछे जाते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार है बताइए। तो स्वर संधि के 5 प्रकार है और आपको उनको देखना होगा, उनके नाम आपको याद रखना जरूरी है। जैसा कि पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यड़ संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो देखिए ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में होता क्या है कि दीर्घ का पहले मतलब जान लीजिए। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। इसका एक सूत्र है अक संवर्ण दीर्घ, मतलब कि कुछ भी रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो दीर्घ का मतलब होता है कि बड़ा हो जाना। जैसे कि अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ जाए तो आ बनता है, मतलब कि कुछ भी होगा तो बड़ा वाला बनेगा। जैसे कि अगर अ या फिर आ में पूछा जाए कि कौन बड़ा है तो आ बड़ा है। इसी तरह अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ जाए तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी कि अगर अ के बाद आ आता है तभी भी आ के बाद आ आता है तभी भी आ के बाद अ आता है तभी भी आ, मतलब कि कभी भी बड़ा वाला ही बनेगा। इसी तरह सेम टू सेम होता है, जैसे कि अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आती है तो इसका हो जाता है बड़ी ई। जैसे कि अगर इसका आपको एक उदाहरण बताएं तो पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, पुस्तक धन आलय, सही हो गया पुस्तकालय। यहाँ पे देखिए प्लस से पहले क्या है, अ है, क्योंकि पुस्तक में लास्ट में क है और क तो एक व्यंजन है और व्यंजन में क्या अंत में जुड़ा है, अ। तो पुस्तक में अ है और इसके बाद आलय में शुरू में क्या है, आ है, यानी कि अ और आ ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आ। क्योंकि ये दीर्घ संधि होता है कि जब भी सेम स्वर मिले तो ये क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। और दीर्घ मतलब कि बड़ा, अगर अ आ रहेगा तो आ हो जाएगा, ई रहेगा तो बड़ी ई हो जाएगी। अगर यही चीज ऊ या फिर ऊ बड़ाऊ में रहे तो ये हो जाता है बड़ाऊ। तो मतलब समझने का, आपको बताने का ये मतलब बताना चाहते हैं कि जो भी रहेगा अगर सेम है तो उसका बड़ा वाला हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कई उदाहरण दिए गए हैं और अगर ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम है तो आपसे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में परिभाषा तो पूछा नहीं जाएगा, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो उदाहरण दे दिया जाएगा आपसे, या तो संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सी संधि है। उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण को समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि पुस्तक धन आलय, तो ये हो गया पुस्तकालय। अब परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो परीक्षा में पूछेगा कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, या फिर पुस्तकालय का संधि विच्छेद करिए। इसके अलावा अगला उदाहरण है विद्याधन अर्थी। तो विद्या को अगर यहाँ पे हम लिख दें विद्याधन अर्थी, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, आ है और प्लस के बाद क्या है, अ है। कुछ भी रहेगा अगर दोनों सेम है अ या आ में तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ये दीर्घ संधि का हमने फार्मूला देखा है। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ पे आ और अ मिलकर के बन गया आ। इसी तरह रवि धन इंद्र, तो इसमें छोटी ई का मंत्रा है और इसमें भी छोटी ई का मंत्रा है। छोटी ई का मंत्रा प्लस छोटी ई का मंत्रा मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पे ये रविंद्र होना चाहिए इस तरह। जैसे कि इसमें देखिए गिरिधन ईस, तो इसमें कौन सी मात्रा है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, उसके बाद फिर से बड़ी ई आ गई है और इसका रिजल्ट क्या होगा, बड़ी ई, यानी कि गिरिधन ईस बराबर है गिरीश। भानुधन उदय, तो इसमें छोटा ऊ का मंत्रा है, इसमें छोटा ऊ है, लेकिन मिलकर क्या बनेगा, हमेशा बड़ा वाला बनेगा, यानी कि बड़ा ऊ बन जाएगा। इसमें क्या है, बड़ा ऊ है, इसमें भी बड़ा ऊ है, लेकिन बड़ा हो चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा क्या होगा, रिजल्ट बड़ा ही आएगा। ये फार्मूला होता है दीर्घ संधि का। यानी कि आप ये समझिए कि आपको परीक्षा में कैसे मतलब कि पहचानना है कि दोनों सेम होंगे।
प्लस के पहले या तो अ या आ होगा, प्लस के बाद या तो अ या आ होगा। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो उनका रिजल्ट हमेशा और हमेशा बड़ा वाला होगा। और आपको एग्जाम्पल पर तो खास ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। पूछ लिया जाएगा कि बताइए गिरिधन इसको अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, और आपको उदाहरण दे दिया जाएगा गिरीश, गिरीश, गिरी, या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरह उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि गिरिधन इस बराबर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ये वाला, क्योंकि कुछ भी हो हमने दीर्घ संधि में देखा कि क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो कुल मिला के इस संधि में बस यही है कि अगर सेम आएगा प्लस से पहले और प्लस के बाद इन दोनों की मतलब कि अ या आ में से, तो हमेशा उसका क्या होगा, दीर्घ होगा। इसमें से अगर कोई आता है तो हमेशा क्या, दीर्घ होगा। बढ़ते हैं आगे अगले संधि की तरफ। तो अगली संधि है गुण संधि, जो कि जो स्वर संधि है उसका अगला पार्ट है, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आता है। देखिए गुण संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद, अ या फिर आ के बाद क्या आ सकता है, ई या फिर ई, ठीक, या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ, ओ या फिर रे, ये आ सकता है। तो अ या आ के बाद अगर कोई भी ई आए, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, तो इसका बन जाता है ए। अगर ऊ या फिर ऊ आए अ या आ के बाद ही, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो इसका क्या बनेगा, जब इसका आज बन जाएगा ओ। और अगर री आता है तो इसका बन जाता है अर। तो देखिए इसमें और जो दीर्घ संधि बीती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो दीर्घ संधि में और इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि दीर्घ संधि में सेम आते थे, मतलब कि उसी, मतलब कि जैसे अ आया तो अ आ ही आ रहा है, अ आ के बाद ई नहीं आ रहा है, ई के बाद ई ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे गुण संधि में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अ या फिर आ प्लस से पहले आएगा, प्लस से पहले केवल यही आएगा, प्लस के बाद अगर ई या फिर बड़ी ई आता है तो ए, ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो ओ, री आता है तो अर हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, आप इसे जैसे मन वैसे याद रख लीजिए। जरूरी है यहाँ पे उदाहरण को समझना, क्योंकि आपसे उदाहरण ही पूछा जाएगा परीक्षा में। यहाँ पे देखिए उदाहरण है नर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। तो यहाँ पे नर में क्या है, नर में जो र लास्ट में, इसमें र में क्या है तो अ है, क्योंकि र में अ मिला हुआ है, क्योंकि अगर र को आप तोड़ेंगे तो आधा र और प्लस अ ऐसे होता है। तो र के लास्ट में अ है और इसके साथ प्लस में क्या आया है, ई। तो अभी हमने फार्मूला देखा कि अ या फिर आ के बाद ई या फिर ई आए तो क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा। तो नर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। उसी तरह सुर, सुर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, सुरेंद्र। सुर में लास्ट में क्या है, अ है और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह अगला देखते हैं तो ज्ञान धन उपदेश। देखिए पहले वाले से कोई मतलब नहीं है कि पहले में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आपको सिंपली प्लस से आगे वाले को देखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ज्ञान धन उपदेश, तो इसमें है अ, क्योंकि हर में हो मतलब प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसमें स्वर समाहित होता है, अ प्लस इसमें ऊ है, और जब अ के बाद ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पर भी ओ हो जाएगा, यानी ज्ञान धन उपदेश बराबर है ज्ञानोपदेश। भारत धन इंदु बराबर है भारतेंदु। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। देव धन ऋषि, तो देव में क्या है, अ है और इसमें शुरू में क्या है, री है। तो अगर अ या फिर आ के बाद री आए तो क्या होता है, अर हो जाता है, मतलब कि ऊपर मंत्रा लगता है, उड़ंतुआ जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा देवर्षि। इसी तरह महर्षि होता है, तो महर्षि में क्या होता है, महाधन ऋषि। तो इसका हो जाता है क्या, यहाँ पे आ है, यहाँ पे री है, तो अ या फिर आ के बाद अगर री आए तो क्या हो जाएगा, अर, यानी कि इसका हो जाएगा महर्षि। ये इसका हो जाएगा। सर्वधन इच्छड़, तो ये हो जाएगा सर्वेक्षण। तो इस तरह आपको उदाहरण पे खासा फोकस देना है। वैसे हमने कोशिश किया है कि यहाँ पे हम वही उदाहरण को लें जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कि अगर आपको थोड़ा बहुत याद रखता है तो डायरेक्ट एग्जाम में आपके काम आ सकता है।
बढ़ते हैं अगले संधि की तरफ, जो कि होगी तीसरी, और यह है वृद्धि संधि। तो अभी तक आपने देखा पहली स्वर संधि, दूसरी गुण संधि और तीसरी संधि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के साथ अगर ए या फिर आए आए तो आय बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिख दें आसान भाषा में, अ या फिर आ के बाद ए आए या फिर आए आए, ये दोनों आए तो क्या बन जाएगा, आय, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि मतलब क्या होता है, बड़ा। और इसी तरह अ या फिर आ के बाद ओ या फिर औ आए तो यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगा, ये हो जाएगा औ। वृद्धि संधि में बस यही दो फार्मूले हैं कि जब अ या आ के बाद ए या फिर आए आए तो आय हो जाएगा, अ या आ के बाद ओ या फिर औ आए तो औ हो जाएगा, बस यही दो हैं। और देखा जाए तो क्वेश्चन वृद्धि और अयादि इन दोनों से बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं और जब भी हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उदाहरण है मत धन एकता। मत धन एकता, तो मत में क्या है, लास्ट में अ है और इसमें शुरू में क्या है, ए है। तो अब आपको जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि मत धन एकता में कौन सी संधि है, तो आपको तुरंत अपने दिमाग में देखना होगा कि भाई जो अ या फिर अ के बाद अगर किसी में ए आता है तो ये कौन सी संधि होती है। तो देखिए अ के बाद ए आता है तो ये वृद्धि संधि में ऐसा कंडीशन आता है, और इसमें जब अ के बाद ए आएगा तो क्या होता है, हमेशा उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब कि बड़ा वाला हो जाता है, जो भी होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें जब वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पे देखिए मत धन एकता बराबर है, यहाँ पे ऐ का मंत्रा हो गया है मतैकता, उसी धन एक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एकाएक वाला, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो एक धन एक बराबर होता है एकाएक, तो इसमें एक में क्या है, यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। इसमें अ है और इसमें ए है, तो जब अ के बाद ए आता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा आय हो जाता है, यानी कि अब हो जाएगा एक और इस पर आय का मंत्रा और कैक, एकाएक। उसी तरह धन धन ऐसड़ा, धनैसड़ा, सदा धन एव सदैव, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इन्हीं जो स्वर संधि है इससे हम प्रैक्टिस कराएंगे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, और उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपकी संधि की तैयारी कितना है। तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना है आपको, ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका उत्तर आप सही हमें कमेंट करके बता पाएँ कमेंट बॉक्स में। तो अगला है महाधन ओज। तो देखिए महा में क्या है कि महा में अगर आप देखेंगे तो आ है लास्ट में, क्योंकि महा इसमें ह में है, आ है और इसके साथ ओ। तो जब आ के बाद ओ का मंत्र आता है तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे देखा है कि जब आ के बाद कुछ भी होगा तो ओ हो जाएगा। तो इस तरह आपको आसानी से याद रखना होगा कि जो भी होगा इसमें वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। आपको उदाहरण पे खासा फोकस रखना है, उदाहरण डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपसे फार्मूला वहाँ पे नहीं पूछा जाता है। कभी भी आपसे फार्मूला नहीं पूछा गया है देखा जाए तो, लेकिन उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं और बदल बदल के उदाहरण पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण की जो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो अगली जो संधि है वो है यड़ संधि, और देखा जाए तो ये चौथे नंबर पे आती है। इसका फार्मूला ये है कि यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर, मतलब कि अगर अ आ जाए तो हो जाएगा य, अगर यहाँ पे आ आएगा तो यहाँ पे या हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे ऊ या फिर ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए, मतलब अ आ जाए तो क्या हो जाएगा, व। अगर आ आएगा तो वाह हो जाएगा। इसके साथ यदि री आता है, री के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो ये हो जाएगा र। यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि अगर अ के बजाय आ जाता है तो आपको य के बजाय या कर देना है। यहाँ पे एक मंत्र आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको मंत्र जोड़ना पड़ेगा। ये फार्मूला है यण संधि का। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इति धन आदि, तो इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखेंगे तो बड़ी छोटी ई का मंत्र और इसके बाद है आ, यानी ई के बाद आ आया है तो क्या हो जाएगा, या। जैसा कि हमने आपको बताया अ आता है तो य होता है,
आ आता है तो या हो जाएगा, क्योंकि एक मात्रा यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी एक मात्रा को बढ़ा देना है। उसी तरह इसमें बड़ी ई है, बड़ी ई के बाद आ है, यानी कि अगर इसको आप इस तरह लिखें तो आ है तो इसका क्या हो जाएगा, या होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे पर्यावरण हो गया है। तो आपसे एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल के तौर को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो एग्जाम में आपसे इसी तरह पूछा जाएगा कि पर्यावरण कौन सी संधि है। ऑप्शन दे दिया जाएगा गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, और ये भी पूछा जा सकता है कि आप इसका संधि विच्छेद करिए तो आपको परिधन आवरण लिखना होगा। अनुधन अ, जो कि अगला एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है, ऊ है और ऊ के बाद अ आया है, यानी कि जब ऊ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है, व। यानी कि देखिए यहाँ पे ऊ और अ के बाद व आया है तो यहाँ पे व हो गया है। इसी तरह ये स्वागत वाला जो एग्जाम्पल है कई बार पूछा जाता है, तो सुधन आगत, तो यहाँ पे ऊ का मंत्रा है, यहाँ पे आ है, और ऊ के बाद जब आ आता है तो क्या हो जाता है, व हो जाता है। अगर आ आएगा तो वा हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आ आता है ऊ के बाद तो वा हो जाएगा। अगला है कि अभिधन आगत, बड़ी के मंत्रा बड़ा, बड़ी के बाद बड़ा मतलब कि आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा, य होगा। तो इस तरह आपको जो इनका संधि विच्छेद है उनको भी याद रखना होगा, जैसे स्वागत का सुधनागत, अभ्यागत का अभिधनागत, अन्वय का अनुधन अय। इस तरह बढ़ते हैं अंतिम संधि के तरफ, जो कि स्वर संधि का अंतिम है और ये पांचवा होता है, ये है अयादि संधि। अयादि संधि थोड़ी सी बड़ी है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि नयन, पावक, पवन, इस तरह के कई एग्जाम्पल यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए या फिर ए, इसके साथ अगर कोई भी, अगर ए के बाद आए, पहले एक एक हम बता देते हैं, ए के बाद अगर कोई आए तो ये हो जाएगा अय। अगर ए या फिर आय के बाद, अगर आय के बाद कोई आएगा तो ये हो जाएगा आय। देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अगर ओ के बाद कोई आता है, ओ के बाद ये हो जाएगा अव, और अगर इसके साथ औ के साथ आता है तो ये हो जाएगा आव। बस आपको यही चारों को देखना है। अगर ए के साथ अ आता है तो अय, आय के साथ अ आता है तो आय, ओ के साथ अ आता है तो औ, औ के साथ अ आता है तो आव हो जाता है। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, ने धन अन्न, यानी कि यहाँ पे बड़ा एक मंत्रा है और बड़ा ए नहीं है, सिंगल ए है, मतलब कि ए है और यहाँ पे अ आ गया। तो जब ए के बाद अ आता है तो क्या होता है, अय, यानी कि ने धन अन्न बराबर है नयन। उसी तरह इसमें बड़ा ए है, मतलब कि जिसको हम आय बोलते हैं, तो आय वाले में क्या होता है, आय हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा मतलब कि आ का मंत्र लग जाएगा। तो अगला है भो धन अन्न, यानी कि इसका हो जाएगा भवन। ओ के बाद अ आया है तो ओ के बाद जब अ आएगा तो क्या हो जाएगा, अ। तो इस तरह ये अगला एग्जाम्पल है पोधनित्र, यानी कि पवित्र। तो ये हो गई अयादि संधि। अगर आपको मतलब कि इसमें और ज़्यादा सक्सेस पाना है, खास करके संधि में, तो आपको जो भी इसके एग्जाम्पल हैं सबको याद करना होगा लगभग में, क्योंकि परीक्षा में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। देखिए व्यंजन मतलब क्या होता है कि व्यंजन मतलब कि वो ऐसे वर्ण जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जो वर्ण होते हैं दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में आते हैं अ, आ, ई, और व्यंजन में आते हैं क, ख, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने स्वर संधि को ऑलरेडी कवर कर लिया है। स्वर संधि में होता क्या था कि स्वर के बाद स्वर आता था, स्वर के बाद स्वर आता था, तो ये था स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन या स्वर मतलब पहले कुछ भी रहेगा, पहले व्यंजन आ सकता है या फिर स्वर आ सकता है, बाद में स्वर आ सकता है या फिर व्यंजन आ सकता है। मतलब कि स्वर संधि में स्वर के साथ केवल स्वर का मिलन हो रहा था, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर का, व्यंजन के साथ व्यंजन का भी मिलन हो सकता है। तो ये अंतर है व्यंजन और स्वर संधि में। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत धनहार, उत धनहार, तो आप त देखेंगे तो ये जो त है ये व्यंजन है। व्यंजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसमें अ का मंत्रा नहीं लगा हुआ है, तो ये व्यंजन है।
और ह भी व्यंजन है, तो इन दोनों व्यंजन को मिलने के बाद क्या हो गया है, उद्धार बन गया है। एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। आपसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको दे दिया गया उद्धार, और पूछा जाएगा कि बताइए कि यह कौन सी संधि है। ऑप्शन हो जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है व्यंजन संधि। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है आपको इनको, कि जब आधा त और ह जुड़े हैं तो क्या हुआ है, द बन गया है। इसी तरह सत धन धर्म, ये मिला तो क्या बन गया, सद्धर्म। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो आधा त है ये किसी भी वर्ड से मिलने के बाद द बना रहा है, द जो आधा ध इसमें इंक्लूड रहता है इसको बना रहा है। उसी तरह अगला देखेंगे तो आच्छादन, तो आ है जो कि एक स्वर है और इसके साथ छादन जुड़ा है और ये मिल करके क्या बन गया है, आच्छादन। तो कवर करेंगे इसके सभी प्रकारों को तथा इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में उन सभी प्रश्नों को भी कवर कर देंगे जो कि बार बार आपके जो एग्जाम है वहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपने स्वर संधि में देखा था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, उसी तरह व्यंजन संधि में भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहले नियम को। तो जो पहला नियम है, पहला नियम ये कहता है कि किसी भी वर्ग का, अब वर्ग क्या है तो देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये जो होते हैं ये वर्ग कहलाते हैं। जब ये क से शुरू हुआ है तो ये क वर्ग हो गया, इसको हम कहेंगे क वर्ग, इसको हम कहेंगे च वर्ग, इसको हम कहेंगे ट वर्ग, इसके बाद आता है त वर्ग, इसके बाद आता है प वर्ग। ठीक, तो ये वर्ग होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करें तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है और पांचवी है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि क वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा है, तो क वर्ग में तीसरा वर्ण है ग, तो इसको कहा जा रहा है। अब इस रूल में कहा गया है कि किसी भी वर्ग का, मतलब कि 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब कि पहला मतलब क्या है, या तो क हो, या तो च हो, ट हो, या त हो, या फिर प हो, इनमें से किसी का भी, इनमें से अगर कोई हो और इसका मिलान किसी भी वर्ण के तीसरे या फिर चौथे वर्ण से, या फिर य, र, ल, व से, या फिर किसी स्वर से होता है, तो जो भी रहेगा, जिसका भी रहेगा, उसका तीसरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके समझिए। यहाँ पे कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि मतलब कि किसी का पहला हो, जैसे कि या तो क हो पहले, या फिर च हो, या फिर ट हो, या फिर त हो, या फिर प हो। इनके बाद अगर तीसरा या चौथा, तीसरा या फिर चौथा, किसी के बाद तीसरा या फिर चौथा आ जाए। जैसे कि तीसरा या चौथा का मतलब क्या, तो जैसे क आ गया और क का तीसरा कौन होता है, क वर्ग का, तो ग। अगर क के बाद ग आता है तो क्या होता है ये बताया गया है, ये हो जाएगा उसका तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा। हर किसी का तीसरा हो जाता है, यही आपको रूल समझना होगा। देखिए यहाँ पे रूल में बताया गया है कि वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला, मतलब कि या तो क, च, ट, त, प, इसमें से कोई आ जाए और उसके बाद मतलब प्लस के बाद उसी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा, यानी कि अगर क आ रहा है तो उसी वर्ग का ग आए या फिर घ आए, या फिर इसके अलावा अगर य, र, ल, व, ह आ जाता है, या फिर कोई स्वर आ जाता है, तो तीसरा हो जाएगा। जैसे उदाहरण से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए दिक धन अंबर हुआ है, तो यहाँ पे क आ गया है, लेकिन क के साथ क्या जुड़ा है, एक स्वर जुड़ा है। तो हमने जो रूल है उसमें क्या देखा कि या तो उसका तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर कोई स्वर हो। तो यहाँ पे एक स्वर आ गया है, तो जब स्वर रहता है तो क्या होता है, जो ये है क, इसका तीसरा बन जाता है। तो क का तीसरा कौन बनेगा, ग है। यानी कि देखिए यहाँ पे आधा क और अ को जोड़ के क्या बन गया है, ग बन गया है, क्योंकि क का तीसरा क्या है, ग है। इसी तरह यहाँ देखिए दिक धन गज, तो यहाँ पे क है जो कि पहला है और इसके बाद ग आ गया है। तो ग क्या है, तीसरा है, क्योंकि हमने कहा था कि रूल में कि अगर तीसरा या चौथा है तब भी तीसरा होता है। तो आधा क और ग को मिला करके क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा।
ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे वाक है, मतलब कि पहले पहला वर्ण है, आधा क है, उसके बाद एक स्वर आ गया है। तो अगर स्वर आए या फिर तीसरा या चौथा आए तो हर कंडीशन में तीसरा ही होगा। अगर देखिए यहाँ पे, यहाँ इस तरह पूछा गया होता वाट धन इस, तो क्या बनता, अब इस ट का तीसरा बन जाता। अब इस ट का तीसरा कौन है, ड है, तो ई बन जाता वाडिश, वाडस बन जाता है इसका। तो इस तरह आपको देखना होगा कि उसी का तीसरा बने। जैसे कि आप देखेंगे कि अच धन अंत, अच धन अंत, तो च तो पहला है, तो रूल के अनुसार ये पालन कर रहा है। इसके बाद स्वर आ गया है, तो जब किसी भी पहले के बाद स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है, तीसरा। तीसरा क्या होगा च का, तो च छ ज। यहाँ पे आपने देखा है कि च का तीसरा क्या है, ज है। तो जब ज है तो यहाँ पे ये ज बन जाएगा, यानी अच धन अंत बराबर हो जाता है अजंत। यहाँ पे देखिए ज आ गया है। उसी तरह अच धन आदि, तो ये जो आधा च है ये पहला है, क्योंकि रूल में बताया गया है कि पहले पहला वर्ग आना ही चाहिए, उसके बाद या तो स्वर आ जाए या फिर तीसरा या चौथा आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया है, ये एक स्वर है। तो अगर पहले वर्ड के बाद तीसरा स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। किसका तीसरा, तो इसका तीसरा। तो च का तीसरा क्या होगा, पहला होता है च, दूसरा होता है छ और तीसरा होता है ज, यानी कि बन जाएगा ज। उसी तरह सेम टू सेम अगर ट वाले में देखें, जो कि अब तीसरे देखेंगे कि ये तीसरा वर्ग है, तो ट में क्या होता है कि ट के ड में बदलना। मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सठ है, उसके बाद आनन, तो ये ट का तीसरा हो जाएगा। इस ट का तीसरा क्या होता है, तो ट ठ और इसके बाद क्या हो जाता है, ड। तो हम आधा, मतलब कि अगर ये बन रहा है तो इसको हम पूरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ का मंत्रा है। तो आ का मंत्रा होने का ये तीसरा मतलब कि पूरा हो जा रहा है। इसी तरह सठ धनयंत्र, तो यहाँ पे ट है, ये पहला वर्ड का मतलब कि वो पहला है वर्ड, और उसके बाद य आ गया है। तो हमने वहाँ पे बताया है आपको कि या तो किसी भी वर्ड का तीसरा या फिर चौथा वर्ड आए, या फिर य र ल व ह आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए। अगर कोई भी स्वर आएगा तब भी, य र ल व ह आएगा तब भी, तीसरा या चौथा वर्ण आएगा तब भी, हमेशा और हमेशा उत्तर क्या होगा, तीसरा होगा। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है, और इस नियम से ढेर सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो इसी तरह उदाहरण दे दिए जाएंगे। जैसे कि दे दिया जाएगा कि षडानन का सही संधि विच्छेद बताइए, षडानन का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन दे दिया गया सट धन अनन, उसके बाद से सट धन आनन, सड़ धन आनन, और इसी तरह आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और उसमें आपसे सीधे संधि विग्रह पूछ लेता है। जब हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है तो इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सड़ दर्शन को अगर हम तोड़ें तो क्या बनेगा, तो हमको पता है कि जब देखिए परीक्षा में आप देखेंगे कि हमको दे दिया है कि सड़ दर्शन, इसका संधि विच्छेद करिए, सड़ दर्शन। तो जब इसका संधि विच्छेद करना होगा तो संधि विच्छेद में होता क्या है कि जब दो अलग अलग बनते हैं तो दोनों का अपना कुछ ना कुछ अर्थ आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दर्शन एक शब्द है, लेकिन सड़ एक शब्द है, लेकिन ये ड नहीं होना चाहिए। और ड को आप देखेंगे तो ये कौवा है, तीसरा है, मतलब तीसरा है ड, ट ठ ड तीसरा है। तो अब आप याद करिए कि व्यंजन संधि में वो कौन सा रूल है कि जिसमें उत्तर में हमेशा तीसरा आता हो। तो उत्तर में तीसरा आने के लिए बस एक ही रूल है कि शुरू में पहला होना चाहिए। तो इस ड का पहला क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सट और उसके बाद से दर्शन। तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना होगा। जैसे दे दिया तदु परांत, तदु परांत, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो उपरांत है वो तो एक शब्द है, लेकिन तद क्या है, यहाँ पे तद का तो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द क्या है, तो द तीसरा है, और अब जो द तीसरा है तो किस नियम में तीसरा बनता है, तो ये बनता है व्यंजन संधि के पहले नियम में, और उसमें होना क्या चाहिए, तत् धन उपरांत। तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना सीखना होगा। और इसका अगर आप आसान देखें, अगर आसान मतलब आसानी तरह से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो उदाहरण है उनको याद करना होगा, उनको पढ़ना होगा बार बार, तभी आपको एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि
पहले जब एग्जाम होते थे तो वहाँ पे स्वर संधि के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब के एग्जामों में व्यंजन संधि और विसर्ग को भी जोड़ा जा रहा है बड़े पैमाने पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो त का द में बदलना, तो देखिए त क्या है, पहला है और ये बदल जाएगा किसमें, द में। द मतलब द में ही क्यों बदलेगा, क्योंकि जो ये त है इसका तीसरा होता है द, त थ और इसके बाद तीसरा हो जाता है द। कब बदलेगा, जब त के साथ कोई भी स्वर आ जाए, या फिर तीसरा वर्ण खुद आ जाए, या फिर चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य व र ल ह आ जाए। तो यहाँ पे एक स्वर आया है तो तत् धन उपरांत, यहाँ पे एक स्वर है पहले, तो स्वर जब आता है तो क्या हो जाता है, तीसरा बन जाता है, यानी कि द बन जाएगा तदुपरांत। उसी तरह सत धन आशय, तो यहाँ पे पहला वर्ण है, पहला वर्ण के बाद स्वर आ गया है, तो स्वर आने के बाद क्या हो जाता है, इस त का तीसरा हो जाता है, तो त का तीसरा होता है द, सही उत्तर हो जाएगा सदाशय। उसी तरह तत् धन अनंतर, ये हो जाता है तदंतर। देखिए ये सारे एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये लगभग आप देखेंगे कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में डबल फायदा मिल सके। आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए जो अंतिम वर्ग है प वर्ग, तो प में अगर कोई होगा तो ये किस में बदल जाएगा, ब में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प फ उसके बाद क्या होता है ब, तो अप धन द, अप धन द, तो ये प है और प के साथ यहाँ पे द आ गया है, तो यहाँ पे अध होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको अप धन ज, तो ये बन गया है अपज, क्योंकि यहाँ पे ये जो है तीसरा है, ये ज है क्या है, तीसरा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ज वाला क्या है, तीसरा है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर तीसरा या चौथा आता है तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, इसका तीसरा बनेगा, हमेशा इसका तीसरा बनता है। जो ये है जो पहले है प्लस के, इसका तीसरा बनता है, आपको इस बाद वाले का तीसरा नहीं बनाना है। तो व्यंजन संधि का आपने जो पहला रूल देखा उसमें क्या था कि अगर किसी भी वर्ण का पहला अक्षर आ जाए, क च ट त प, और इसके बाद पहले तो ये आने ही चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो व्यंजन संधि का पहला नियम नहीं होगा। पहले ये आते हैं क च ट त प, इनमें से कोई भी, और इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या फिर य र ल व ह, और इसके साथ कोई भी स्वर आ जाए तो हमेशा और हमेशा इसका तीसरा बनेगा। मतलब क रहेगा तो ग बन जाएगा, च रहेगा तो ज बन जाएगा, ट रहेगा तो ड बन जाएगा, इसी तरह आगे भी। तो देखिए व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है इसमें ये कहा जाता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, मतलब कि या तो क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो, इसमें से किसी अगर कोई भी प्लस के पहले हो और इसका मिलन या तो अंग से हो जाए, या से हो जाए, ज से हो जाए, अड़ से हो जाए, न से हो जाए, या फिर म से हो जाए, यानी कि प्लस के बाद इनमें से कोई आ जाए। अगर प्लस के बाद इनमें से कोई आ जाता है तो क्या होगा, तो जो पहले क रहेगा ये बदल जाएगा अंग में, जो च रहेगा ये बदल जाएगा ज में, ट रहेगा ये बदल जाएगा अड़ में, त रहेगा ये बदल जाएगा न में, और प रहेगा ये बदल जाएगा म में। तो ये तो बेहद आसान है, क्योंकि आपको देखना है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ गया और उसके बाद से जो अंग, इया, ज, अड़, न और म, इनमें से कोई आ जाता है किसी के साथ, तो जो क रहेगा उसको हम अंग में बदल देंगे, च को हम ज में बदल देंगे, ट को हम अड़ में बदल देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आसानी हो, क को हम बदल देंगे अंग में, च को बदल देंगे ज में, ट को बदल देंगे अड़ में, त को बदल देंगे न में, और इसके साथ प को बदल देंगे म में। ये इसका रूल है। यहाँ पे देखिए जो क है किस में बदल रहा है, अंग में, जैसे कि हमने आपको बताया। तो उदाहरण देख लीजिए, वाक धनमय, वाक धनमय, तो यहाँ पे क्या है, पहला वर्ण है, किसी भी वर्ण का पहला वर्ण है और इसके बाद म आ गया है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्लस के बाद इनमें से कोई भी आ जाए, तो यहाँ पे म आ गया है तो इस क का क्या हो जाएगा, तो क का हो जाता है अंग, तो यहाँ पे हो जाएगा वांग्मय। इसी तरह प्राक धनमुख, तो यहाँ पे किसी भी वर्ण का पहला आ गया है और यहाँ पे म आ गया है। यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि अगर म आता है तो क्या बदल जाएगा, क बदलेगा, क किस में बदल जाएगा, तो अंग में बदलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि क अंग में बदलता है, च ज में बदलता है, ट अड़ में बदलता है, त न में बदलता है और प म में बदलता है।
आप देखेंगे कि ये थोड़ा हार्ड है स्वर संधि की अपेक्षा, लेकिन अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना ही होगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। खास करके जो भी यूपी ट्रिपल एससी है या फिर एसएससी में जो भी हिंदी वाले एग्जाम है वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जिनमें हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि ट रहता है, ये औड़ा में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए उदाहरण है सट धन मूर्ति। तो यहाँ पे देखिए ट है, किसी भी वर्ण का पहला किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद म आ गया है। हमने आपको बताया था कि अंग, इया, ज, और, न या फिर म, इनमें से कोई आ जाए तो जो ट रहेगा ये बदल जाएगा किसमें, औड़ा में। ये हो जाएगा षणमूर्ति। षणमुख है तो इसमें सट धन मुख। ये जो उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है ये सारे उदाहरण महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के इन्हें लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ तो और न में बदलने का उदाहरण देख लिए। तो ये है उत धन नति। तो इसमें जो देखिए ये पहला वर्ण है, ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, तो है, और इसके साथ आ गया है न। तो जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ न आ जाता है या फिर इया आ जाता है, अंग आ जाता है, तो वहाँ पे तो जो बदल जाता है किसमें बदलता है, न में। तो ये हो जाएगा उत धन उन्नति बराबर है उन्नति। जगत धननाथ बराबर हो जाता है जगन्नाथ। ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। उसी तरह जो प होता है ये बदल जाता है म में। तो इसका रूल वही था कि अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जो कि यहाँ पे दिया गया है इसके बाद म आएगा तो क्या बदल जाएगा, प म में ही बदल जाता है। तो ये हो गया व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है इसमें कहा जाता है कि तो के बाद यदि किसी का तीसरा चौथा, मतलब कि देखिए ये भी तीसरा चौथा है, ये भी तीसरा चौथा है, ये भी तीसरा चौथा है, या फिर य र व या फिर कोई भी स्वर आ जाए तो जो ये त था ये बदल जाएगा किसमें, द में। ये त किसमें बदल जाएगा, द में। या फिर म के साथ अगर क से म तक जैसे कि क ख ग घ अंग च छ ज कोई भी वर्ण आ जाए तो म की जगह पे मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक के वर्ण बन जाएगा। जैसे कि जैसे म के बाद अगर कोई भी वर्ण आ जाता है और अगर क से आएगा तो इसमें अंग बन जाएगा, च से आएगा तो इया बन जाएगा। इस तरह ये तीसरा रूल है, आपको अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए म के बाद क से अंग तक का आ गया है, ये आ गया है ख। तो जब म के बाद ख आया है तो क्या हो गया है, इसका जो ये वाला आया है इसका जो अंतिम वाला है मतलब पांचवा वाला है वो बन जाएगा। पांचवा इसका क्या होता है, तो देखिए ख, ग, घ और अंग होता है, तो ये बन जाएगा इस पे अंग। उसी तरह सम धन गम। तो सम ये गम है, तो जब म के बाद कोई भी वर्ण आ गया और ये ग है तो इस ग का पांचवा बन जाएगा। तो इसका पांचवा क्या होता है, अंग होता है, क्योंकि क ख ग घ अंग। उसी तरह म के बाद अगर च छ ज इया में से कोई आएगा तो क्या बन जाएगा, हमेशा इया बन जाता है। जैसे यहाँ पे किंचित आपने देखा होगा इस तरह लिखा होता है। इसी तरह म के बाद अगर कोई भी ट ठ ड ढ के कोई भी आता है तो क्या बन जाएगा, हमेशा औड़ा बन जाएगा, क्योंकि इसका औड़ा का ये होता है पांचवा वर्ण। मतलब कहने का मतलब ये है कि म के बाद अगर कोई भी व्यंजन आता है तो वहाँ पे उसका पांचवा बन जाएगा लास्ट वाला। जैसे कि अंगा होता है, इया होता है, अड़ा होता है, न होता है, ये पांचवा उसका बन जाता है। उसी तरह यहाँ देखिए म के साथ त थ द ध न आया है तो यहाँ पे इनका मतलब लास्ट वाला क्या होता है, न होता है, तो संतोष बन जाता है। यहाँ किन्नर बन गया है, संदेह बन गया है, मतलब कि इन सब का पांचवा क्या है, न है। तो ये पांचवा वर्ड बनने वाला ये नियम है। इस तरह कुछ और भी उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। तो चौथा नियम ये कहता है कि त से परे, मतलब कि त को छोड़ करके च या छ होने पर, त को छोड़ करके च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, मतलब कि त के परे अगर त को त आने के बाद, मतलब कि त पहले आ गया और उसके बाद च या छ आने पर च हो जाएगा। च या छ कोई भी आ जाएगा तो च हो जाएगा। ज या झ आएगा तो ज हो जाएगा। ट या ठ आएगा तो ट हो जाएगा। ड या ढ आ जाएगा तो ड हो जाएगा। ल होने पर ल बन जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि प्लस से पहले तो त है, उसके बाद अगर च और ज आता है तो हमेशा क्या बनेगा, पहला वाला बन जाएगा, च बन जाएगा। झ या फिर झ झ आता है तो इसमें क्या बनता है, ये पहला वाला बन जाता है।
उसी तरह ट या फिर ठ आता है तो इसमें पहला वाला बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, उत धन चारण, तो यहाँ पे त के बाद क्या आ गया है, च आ गया है। तो जब त के बाद च आ जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि च और छ के बाद क्या आता था, तो बनता था च। तो इस तरह आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए, अगर आप इन रूल्स को नहीं याद रखना चाहते, आपके लिए ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, तो आपको इन एग्जाम्पलों को याद करना होगा। ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि व्यंजन संधि का एक कॉमन रूल है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद बताइए। जैसे कि उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है, उत धन डयन। उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, उत धन लास। तो बढ़ते हैं पांचवें रूल की तरफ। तो पांचवा रूल ये कहता है कि यदि त का मिलन स से हो तो त को च में और स को छ में बदल दिया जाता है। मतलब कि अगर त हो लास्ट में और शुरू में छ हो, अगर इस तरह का मिलन होता है तो जो ये त है इसको बदल देंगे च में, और जो ये स है इसको बदल देंगे छ में। जैसे कि उत धन श्वास, यहाँ पे देखिए आधा त है और यहाँ पे ये वाला स है, तो ये बदल जाएगा आधा च और छ में। उसी तरह उत धन शिष्ट, तो ये बन जाएगा उच्छिष्ट में। सत धन शास्त्र, तो ये त है और त के बाद ये बड़ा स आ गया है, तो जो त रहता है ये आधा च में बदल जाता है और जो स है ये छ में बदल जाता है। तो इस तरह सच्छार्थ हो जाता है। छठवां रूल ये कहता है कि जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ह को ध में बदल दिया जाता है। मतलब कि यदि त का मिलन ह से होगा, अगर पहले त रहेगा बाद में ह रहेगा, तो इस तरह इसको हम बदल देंगे द में और ह को बदल देंगे ध में। तो इस तरह ये हो जाता है। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं, उद्धार, यहाँ पे क्या था, पहले त था बाद में ह है, तो त को हम बदलते हैं किसमें, आधा ध में। यहाँ हमने आपको बताया त को बदलते हैं आधा द में पहले और उसके बाद से द में। तो ये इसके उदाहरण है। तो बढ़ते हैं आगे। चूंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन इसमें यह है कि हमने पूरी अच्छी तरह से जो व्यंजन संधि है उसको कंप्लीट कर दिया है। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सातवां इसका नियम ये कहता है कि यदि किसी भी स्वर के बाद, जैसे कि अ, आ, ई, उ, अगर इसके बाद छ आ जाता है तो क्या करना है आपको कि जब उसका रिजल्ट आप बनाएंगे तो इस 6 से पहले आधा च जोड़ देंगे। बस यही कहता है स्वर व्यंजन संधि का सातवां नियम। जैसे कि संधि धन छेद, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्वर आ गया है, तो इस स्वर के बाद जब छ आता है तो इस छ में आपसे पहले आपको क्या जोड़ देना है, च जोड़ देना है। इसी तरह यहाँ पे स्वर आ गया है उ का मंत्रा, यहाँ पे छ आ गया है तो इससे पहले आपको क्या जोड़ देना है, आधा च। जैसे अनुधन छेद बराबर है अनुच्छेद। तो यह थी व्यंजन संधि। अब देखेंगे विसर्ग संधि को। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विसर्ग संधि के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब के एग्जामों में। जहाँ पे हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है वहाँ पर विसर्ग संधि के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग के बाद, मतलब प्लस से पहले विसर्ग होना ही चाहिए। विसर्ग के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए या फिर स्वर आ जाए तो जो वो संधि होती है वो विसर्ग संधि हम उसे कहेंगे। देखिए अंतर क्या है। स्वर में क्या था कि स्वर में स्वर के बाद स्वर ही आया था। व्यंजन में क्या था कि स्वर के साथ व्यंजन या फिर व्यंजन के साथ स्वर आया था। विसर्ग में क्या है कि पहले विसर्ग होगा। विसर्ग मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मना है और या नी हो गया, इस तरह जो ये लग रहा है इसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग में क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण देख पा रहे हैं, निधन अक्षर निरक्षर, निधन पाप निष्पाप। तो देखेंगे इसको अच्छी तरह से। जैसे विसर्ग संधि में आप देखेंगे कि 10 नियम होते हैं और 10 नियम में आपको 2 से 3 नियम पढ़ने बहुत जरूरी हैं। और अगर आप नियम को छोड़ भी दें तो आपको इसके जो उदाहरण हम कराएंगे उनको अच्छी तरह से देखना होगा, क्योंकि ये उदाहरण बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए होता क्या है कि विसर्ग के साथ अगर च या फिर छ का मिलन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आसानी के लिए, अगर शुरू में विसर्ग आ गया और विसर्ग के साथ च या फिर छ आता है, अगर ये दोनों आते हैं तो इनके जगह पे हो जाएगा आधा स। ये देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे निधन चय, तो यहाँ पहले विसर्ग हो गया, उसके बाद च आया है। च आया है तो हमने आपको बताया कि विसर्ग के बाद च या फिर छ कोई भी आए तो हमेशा क्या बनेगा, आधा छ। तो ये हो गया निश्चय। दुधन चरित्र, ये हो गया दुष्चरित्र, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद च आ गया है, तो जब विसर्ग के बाद च आ जाता है तो क्या बन जाता है, आधा स।
विसर्ग के बाद अगर छ भी आएगा तो आधा स बनेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसी तरह जो इसमें अगला नियम है ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद अ आता है या फिर बाद में अ अथवा वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आता है तो क्या हो जाता है कि ओ हो जाता है। अगर अ आ जाएगा तो ओ हो जाएगा। खास करके अगर किसी भी वर्ण का तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा वर्ड आए तब भी क्या हो जाता है, ओ ही हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर किसी का तीसरा, चौथा या फिर पांचवा वर्ड आएगा तो ओ हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, मना धन अनुकूल, तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आ गया है, अ आ गया है। तो विसर्ग के बाद जब अ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ, मनुनुकूल। यहाँ विसर्ग है मना के बाद आ गया बल। आप देखेंगे कि प फ ब, ये जो ब है ये तीसरा नंबर का है। तो जब ये तीसरा आ जाता है या फिर चौथा आ जाता है या फिर पांचवा आ जाता है तो हो जाता है ओ। आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम में ये कहा जाता है कि अगर विसर्ग के बाद बड़ा स आता है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो आधा स पहले लगाएंगे उसके बाद बड़ा स वहाँ पे जुड़ेगा। यानी कि आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। वहाँ पे अगर विसर्ग के बाद ये बड़ा वाला स आएगा तो आपको एक आधा स और एक्स्ट्रा उसके साथ लगाना होता है। जैसे दुधन शासन, यहाँ पे हो जाएगा दुशासन। निधन शुल्क, तो ये बड़ा स आ गया तो निःशुल्क हो जाएगा। उसी तरह इसमें एक और नियम ये है कि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए या फिर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आ जाए तो इसमें क्या होता है, र हो जाता है। इसमें र हो जाता है। अगर कोई भी तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड आ जाए तो र हो जाता है। जैसे कि यहाँ विसर्ग आप देखेंगे, यहाँ पे ये मतलब तीसरा, चौथा या पांचवा में से कोई आ गया है तो यहाँ पे क्या बन गया है, र, उड़ंत हुआ र बन गया है। निधन आहार, तो यहाँ पे क्या बन गया है, निराहार। तो यहाँ पे आपको रूल उतने नहीं सीखने हैं, रूल आपको सीखना ही नहीं है, केवल आपको उदाहरण याद रखना है। कि जैसे पूछ देगा कि निराहार का संधि विच्छेद करिए, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे, निराहार का संधि विच्छेद करिए, तो ये होता है निधन आहार। तो अगर आप बात करें कि जो UPSSC एग्जाम कराता है वहाँ में रूल आपको कभी नहीं पूछे जाते हैं, बस आपसे वहाँ पे उदाहरण ही पूछे जाएंगे। तो जो विसर्ग संधि का जो तीसरा नियम है, इसमें क्या है कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आ जाए और उसके बाद अगर च, छ या फिर स हो जाए, मतलब स्वर के बाद, तो इसका विसर्ग स हो जाएगा। यदि स्वर के बाद ट, ड और स हो जाए तो यहाँ पे विसर्ग स बन जाएगा। जैसे उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। धनुधन टंकार, ये बन जाएगा धनुष टंकार। चतुर्धन टीका, चतुष्टीका। चतुर्धन षष्ठी, चतुष्षष्ठी। निधन चल, निश्चल। ये उदाहरण कई बार पूछा गया है। हम बार बार कर रहे हैं कि आपको उदाहरण को अच्छी तरह से याद रखना होगा कि इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि विसर्ग में भले ही 10 नियम होते हैं, लेकिन आपके लिए जो 3-4 नियम है वही महत्वपूर्ण है। बाकी का आप खुद देख सकते हैं जो उदाहरण है। जैसे दुष धन कर, दुष्कर हो जाता है। चतुर्धन पद, चतुर्पथ हो जाता है। निधन पल, निष्फल हो जाता है। निष्काम का निधन काम होता है। इसी तरह आप देखेंगे कि इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं विसर्ग में। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे भाधन कर, ये हो जाता है भास्कर। ये विसर्ग संधि के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे ये किसी भी रूल का पालन नहीं करते हैं। और आप देखेंगे कि जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुरस्कार का संधि विच्छेद बताइए। तो पुरस्कार का होता है पुराधन कार। नमधन कार बराबर होता है नमस्कार। श्रेयधन कर बराबर होता है श्रेयकर। बृहधन पति बराबर होता है बृहस्पति। पुराधन कृत बराबर होता है पुरस्कृत। और तिराधन कार बराबर होता है तिरस्कार। तो विसर्ग में ये कुछ अपवाद भी हैं। देखिए, संज्ञा है जिसको कि अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं, और संज्ञा का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के नाम को आप संज्ञा कह सकते हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु का नाम है, जैसे कि कुछ भी वस्तु या फिर कोई स्थान हो, दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, कुछ भी, या फिर कोई भाव हो, इस तरह का जो भी नाम होगा उसको हम कहेंगे संज्ञा। अगर वस्तु की बात करें तो जैसे कि सोना, काला, ये सब अगर वस्तु की बात करें तो श्याम हो गया। स्थान की बात करें तो दिल्ली हो गया। आम भी वस्तु में आ जाएगा। और अगर भाव में देखेंगे तो ये होता है मिठास, खटास या फिर गोरापन, तो ये होता है भाव। यानी कि अगर आप एक लाइन में समझे तो किसी भी नाम को आप संज्ञा कह सकते हैं, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो या फिर कोई भाव हो।
उसके बाद से संज्ञा में देखिए पूछा जाता है संज्ञा के भेद, लेकिन संज्ञा के भेद 2 या फिर 3 तरह से पूछे जाते हैं। जब भी आपसे संज्ञा का भेद पूछा जाएगा तो वहाँ पे जरूर पूछा जाएगा कि किस आधार पे। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा केवल 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए ये वैसे अगर आप एग्जाम में देखें तो व्युत्पत्ति वाला उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आगे बढ़े तो देखिए संज्ञा को पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पे, तो ये होते हैं 5। मतलब कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, किसके आधार पे, तो अर्थ के आधार पे। पहला कौन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे बताइए तो 3, अर्थ के आधार पे बताइए तो 5। यहाँ पे अब हम देखेंगे एक एक संज्ञा को। जैसे कि पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं अगर इंग्लिश की बात करें तो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध कराए। मतलब कि किसी खास पर्सन का, चाहे वह स्थानीय क्यों ना हो, जैसे कि हम कहें कि हम दिल्ली जा रहे हैं, या फिर किसी खास कर जैसे कुर्सी है, टेबल है, श्याम है, राम है, दिल्ली, मुंबई, तो मतलब किसी खास स्थान का या फिर व्यक्ति का या फिर किसी वस्तु का बोध कराए, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जातिवाचक संज्ञा में ये होता है कि हम एक शब्द कहते हैं और वो शब्द उसके पूरे जाति का बोध कराता है। जैसे कि लड़का, तो मतलब एक लड़का को हम कहें या फिर दुनिया के किसी भी लड़के को कहें, उसको हम लड़का ही कहेंगे, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर उसका नाम ले लें तो ये एक जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम कह दें शहर, तो शहर एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब आप शहर कहेंगे तो शहर का ये नहीं पता है कि कौन सा शहर, इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोई भी शहर होगी तो उसको हम शहर ही कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर किसी शब्द से उसके पूरे जाति का बोध हो, उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जहाँ पर जैसे मुंबई की बात की जाए तो मुंबई एक शहर है, लेकिन वो मुंबई है। अब दिल्ली को आप मुंबई नहीं कह सकते, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसा कि लड़की, नदी, कोई भी नदी होगी, चाहे वो दामोदर हो, नर्मदा हो, गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्रा, सबको हम नदी ही कहेंगे। तो यहाँ पे जिस शब्द से उसकी पूरी जाति का बोध हो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह उदाहरण के लिए पर्वत भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, जिसको कि हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐसे चीज़ों की बात की जाती है जो कि लिक्विड फॉर्म में हो या फिर जिनका स्टोर किया जा सके, मतलब कि जिनकी काउंटिंग ना हो। कहने का मतलब कि जिनकी काउंटिंग ना हो, ये जैसे कि अगर हम दूध की बात कर लें या फिर सोना की बात कर लें, तो सोना की काउंटिंग नहीं हो सकती है। वो अलग बात है कि इसका वेट किया जा सकता है, लेकिन काउंटिंग मतलब कि गिनना, कितना सोना है, 1 2, तो एक सोना को हम 1 2 में गिनते नहीं है, सोना, चांदी या फिर तांबा। तो इस तरह का जो सभी है इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि गेहूँ, घी, सोना, मतलब जिनको हम नंबरों में ना काउंट कर सकें उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अगला देखेंगे तो अगला है समूहवाचक संज्ञा, मतलब कि कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो मतलब ऐसा शब्द का प्रयोग होता है जो कि एक पूरे समूह का बोध कराता हो। जैसे कि क्लास, कक्षा, तो कक्षा क्या होता है, ये पूरे छात्रों का एक समूह होता है। अगर हम इसी तरह बात करें आयोग, तो आयोग में क्या है, तो आयोग जरूरी है कि जब आयोग दे दिया गया तो इसमें जरूरी है कि 1 से अधिक लोग होंगे, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम आयोगों नहीं कर रहे हैं, केवल आयोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक समूह का बोध करा रहा है। जैसे कह दिया गया सेना, तो सेना का मतलब क्या कि वहाँ पे कुछ सैनिक होंगे सेना में। पुलिस, पुलिस का मतलब कि पुलिस का जो उसमें सिपाही होते हैं उनका एक समूह। पुस्तकालय, जो कि पुस्तकों का एक समूह। दल मतलब विभिन्न तरह के लोग। समिति मतलब कई लोगों की जो मीटिंग होती है वो समिति के द्वारा होती है। या फिर परिवार, तो एक परिवार में कई लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द जिससे कि एक पूरे उसके झुंड का पता चले, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा।
आगे बढ़ते हैं पांचवा के तरफ, जो कि यहाँ से आप देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरह से। तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये होता है कि जैसे कि उसमें आपको भाव देखने को मिलेगा, जैसे कि किसी का गुण, दोष, दशा, क्रोध, मिठास, हर्ष। तो इस तरह का ये मतलब कि वहाँ भाव देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे किसी अगर मिठाई की बात करें तो इसका मिठास है, कोई व्यक्ति बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, वो क्रोध कर रहा है। कहने का मतलब कि जो ये चीज़ है वो दिखेगी नहीं आपको, लेकिन उसका भाव केवल आपको महसूस करना होता है। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष मतलब कि खुशी, यौवन, बालपन और मोटापा। तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, और कई ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई संज्ञा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी आप देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको संज्ञा से भाववाचक बनाइए, मतलब कि एक नॉर्मल दिया गया है, उसको कहेगा कि भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करिए। वो किसी भी में हो सकती है, जैसे वो व्यक्तिवाचक हो सकती है, जातिवाचक हो सकती है, लेकिन आपको बदलना होगा उसको भाववाचक में। जैसे कि दे दिया पुरुष, तो पुरुष आप देखेंगे कि पुरुष क्या है। अगर आपसे हम पूछें कि पुरुष क्या है और आपको दो ऑप्शन दे दें, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक, तो पुरुष है जातिवाचक, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को पुरुष कह सकते हैं। तो अब देखिए इसको भाववाचक में बदलना है, तो पुरुष का हो जाता है पुरुषत्व, नारी का हो जाता है नारीत्व। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मित्र का, तो मित्र का भाववाचक होता है मित्रता, पशु का भाववाचक होता है पशुत्व। इसी तरह कुछ सर्वनाम से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हम आपको अगले वीडियो में सर्वनाम के बारे में बताएंगे, तो वहाँ से भी आपको भाववाचक संज्ञा में बदलने को कहा जाता है। जैसे निज का निजत्व, सर्व का सर्वस्व, पराया का परायापन और मम का ममत्व। इसी तरह आगे कुछ और भी हम कवर कर रहे हैं, जिनको कि विशेषण से भाववाचक में बदलने को कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि बताइए वीरता किस विशेषण से बना है। वीरता किस विशेषण से बना है? वीर सैनिक, लेकिन इसका सही उत्तर होगा वीर। तो इसी तरह आपको जानना होगा कि किसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है। सुंदर का सुंदरता, वीर का वीरता, मीठा का मिठास, मधुर का मधुरता। देखिए इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक्सरसाइज कराने वाले हैं, इसलिए जरूरी है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देखेंगे कुछ अवयवों को भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए। तो अवयव ये होते हैं निकट, तो निकट को हम बदल देते हैं निकटता में, थकान को बदल देते हैं थकावट में, हंसी को हंसना में, लेख को लेखना में। तो इस तरह आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन आपसे जो संज्ञा है उसमें पूछे जाते हैं। तो अब देखेंगे संज्ञा के परिचय के बारे में कि संज्ञा के बारे में क्या होता है। तो देखिए संज्ञा का अगर कहीं पर भी आप संज्ञा का परिचय दे रहे हैं तो जरूरी है कि आप सभी को अलग अलग लिखें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हिंदी है और यहाँ पे थोड़ी सी आपका जो लिखने का तरीका है पूरा अर्थ बदल देता है। जैसे कि एक जगह है उद्धरण, एक जगह है, ठीक, और यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि उद्धरण जाओ, उद्धरण जाओ, या फिर अगर आपको ये कह दिया जाए उधर न जाओ, उधर न जाओ, तो आप देखेंगे कि वर्ड तो सारे सेम है लेकिन अर्थ बिल्कुल बदल जा रहा है। तो इस तरह आपको संज्ञा में सभी को अलग अलग करके लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे वाक्य दिया गया है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम ने रावण को बाण मारा, इस तरह भी आप कह सकते थे, लेकिन जरूरी होता है कि आप इसे अलग अलग लिखें। अब इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाएगा परीक्षा में कि राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि रावण में कौन सा कारक है, रावण में कौन सा कारक है। तो देखिए होता क्या है कि जो व्यक्ति काम करता है, जैसे कि राम ने यहाँ पे मारा है तो राम हो जाता है कर्ता, जिस व्यक्ति पर काम हो रहा है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। तो यहाँ पे अगर हम राम को बात करें तो राम संज्ञा है क्योंकि किसी का नाम है, राम एक व्यक्ति है इसलिए यह व्यक्तिवाचक हो गया, और राम एक पुल्लिंग है क्योंकि यह पुरुष है, और राम एक वचन है मतलब कि एक है, और राम ने काम किया यानी कि यह कर्ता कारक है। उसी तरह अगर रावण के बारे में बात करें तो रावण एक संज्ञा है क्योंकि यह भी किसी का नाम है, यह एक व्यक्ति है यानी कि व्यक्तिवाचक हो गया, यह भी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो गया, यह भी एक है तो यह भी एक वचन हो गया, और चूंकि इस पे काम हो रहा है इसीलिए यह कर्म कारक हो गया। अगर बात करें बाण की, जिसके द्वारा मारा गया है, तो बाण भी नाम ही है तो यह भी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक होगा, एक ही है तो पुल्लिंग मतलब पुरुष है तो पुल्लिंग होगा, एक है तो एक वचन होगा, और करण कारक होगा।
तो अभी हम जब आपको कारक बताएंगे तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे कारक कितने होते हैं। यहाँ पर बस आप जानिए कि जिसके द्वारा काम होता है उसको हम करण कारक कहते हैं, मतलब कि इसको हम साधन के रूप में यूज करते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।